Assalamu alaikum class today we will discuss the 16 lecture of ACI। हम अब तक ACI के 15 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमने 16 लेक्चर डिस्कस करना है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट लेक्चर है उसको डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं। तो आज भी हम सबसे पहले अपना प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 को रिकॉल करेंगे। सही है। तो वैल्यूएशन टेक्निक्स को हमने लेक्चर नंबर 15 में देखा था, तो हम उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर की समरी को। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ, यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इवैल्यूएशन टेक्निक्स। सही है। तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स उसमें हमारे पास स्लाइड नंबर जो सेकंड थी उसमें आया इवैल्यूएटिंग इम्प्लीमेंटेशंस। इवैल्यूएटिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्स करती है एन आर्टिफैक्ट। इवैल्यूएटिंग इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास 3 पॉइंट्स आए थे। फर्स्ट वन ये था कि रिक्वायर्स एन आर्टिफैक्ट। ये रिक्वायर्स करती है हमसे क्या, एक आर्टिफैक्ट को, सिमुलेशन, प्रोटोटाइप। देन फिर हमारे पास क्या आया, सिमुलेशन एंड द प्रोटोटाइप, फुल इम्प्लीमेंटेशन। सही है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस किया था। तो अगर हम देखें कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर टेस्ट, यूजबिलिटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती हैं कि ये टेस्ट होते हैं, ये यूजबिलिटी होती है या फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है। एवैल्यूएशन टेक्निक्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, एवैल्यूएशन टेक्निक जो कि हम ऑलमोस्ट 13 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। 14 लेक्चर में भी हमने एवैल्यूएशन टेक्निक्स को देखा, 15 में भी, अब 16 में भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एवैल्यूएशन टेक्निक्स बेसिकली है क्या है। एवैल्यूएशन टेक्निक्स आर टेस्ट, यूजबिलिटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम दैट अकर्स इन लेबॉरेटरी, फील्ड एंड और इन कोलैबोरेशन विद द यूज़र। सही है। एवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या हैं कि ये टेस्ट हैं, यूजबिलिटी है एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम दैट अकर्स इन लेबॉरेटरी, फील्ड एंड और इन कोलैबोरेशन विद द यूज़र। के एवैल्यूएशन टेक्निक जो होती हैं वो हमारे पास टेस्ट होते हैं, यूजबिलिटी होती है या फंक्शनैलिटी होती है ऑफ द सिस्टम की, जो कि अकर होती है लेबॉरेटरी फील्ड में या कोलैबोरेशन विद द यूज़र। सही है। एवैल्यूएशन टेक्निक्स एवैल्यूएट्स बोथ डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। सही है। तो एवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या करती है कि एवैल्यूएट करती हैं बोथ डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। ये नहीं कि एवैल्यूएशन टेक्निक जस्ट डिज़ाइन को एवैल्यूएट करेगी, बल्कि ये दोनों को एवैल्यूएट करती है। किन चीज़ों, 2 चीज़ों को, डिज़ाइन को और इम्प्लीमेंटेशन को। सही है। तो एवैल्यूएशन टेक्निक जो होती हैं वो कहाँ पर अकर की जाती हैं, या तो वो लेबॉरेटरी में होती हैं या फील्ड में। तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी कर चुके हैं, जो हमने एवैल्यूएटिंग स्टडी पढ़ी थी, जिसमें हमने लेबॉरेटरी और फील्ड स्टडी देखा था। सही है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेबॉरेटरी स्टडी और फील्ड स्टडी में, लेबॉरेटरी स्टडी में क्या होता है कि मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया था। लेबॉरेटरी स्टडी के एडवांटेजेस हमारे पास ये थे कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो हमारे पास साजो सामान होता है, अगर हम लेबॉरेटरी में रह के वर्क कर रहे हैं तो वो अवेलेबल होता है। हमें किसी मतलब कोई नॉइज़ अफेक्ट नहीं करता, कोई किसी की इंटरप्शन हमें हमारे काम को अफेक्ट नहीं करती, हम मोर फोकस करते हैं। लेकिन फिर हमने लेबॉरेटरी का स्टडी के कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि इसका डिसएडवांटेज, आल्दो हमें तमाम इक्विपमेंट अवेलेबल है, हमारे पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है, हम फोकस करें अपने काम पर, लेकिन उसमें यह था कि हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे पास नहीं था। ठीक है। देन फिर हमने फील्ड स्टडी को देखा था। फील्ड स्टडी में ये था कि इसके एडवांटेजेस ये थे कि हमारे पास नेचुरल जो इन्वायरमेंट वो तो थी, लेकिन फिर इसके डिसएडवांटेजेस ये थे कि इधर हमारे पास नॉइज़ था, लोग हमें इंटरप्ट कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल नहीं थी। तो हमने एवैल्यूएशन स्टाइल में, उसके एवैल्यूएशन टेक्निक्स में जो हमने उसके हम पढ़ चुके हैं, उसमें लेबॉरेटरी स्टडी और फील्ड स्टडी को पढ़ा था। तो इसके अब हमने कुछ थोड़े से रिकॉल किए हैं लेबॉरेटरी और फील्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो हम बात कर रहे थे एवैल्यूएशन टेक्निक्स की। सही है। तो एवैल्यूएशन टेक्निक्स बेसिकली क्या है कि ये कोई भी यूजबिलिटी है, टेस्ट है, फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम है, जो कि अकर होती है किसी भी लेबॉरेटरी में,
फील्ड में या किसी भी कोलैबोरेशन विद द यूज़र में, ठीक है। एवेल्यूएशन टेक्निक्स एवेल्यूएट बोथ डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। एवेल्यूएशन क्या करती हैं कि ये दोनों डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को एवेल्यूएट करती है। शुड बी कंसीडर, एवेल्यूएशन टेक्निक्स जो है इनको कंसीडर करना चाहिए, शुड बी कंसीडर एट ऑल द स्टेजेस इन द डिज़ाइंस लाइफ साइकिल। क्या है कि जो एवेल्यूएशन टेक्निक्स हैं इनको कंसीडर करना चाहिए एट ऑल द स्टेजेस, तमाम स्टेजेस पर इन द डिज़ाइंस लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल, डिज़ाइन लाइफ साइकिल के हर स्टेज पर एवेल्यूएशन टेक्निक्स को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 की स्लाइड नंबर 2 एवेल्यूएटिंग इम्प्लीमेंटेशन, उसमें हमारे पास ये है कि रिक्वायर्स एज आर्टिफैक्ट, सिमुलेशन, प्रोटोटाइप, फुल इम्प्लीमेंटेशन। देन फिर हमारे पास जो लेक्चर नंबर 15 की स्लाइड नंबर 3 आई थी, उसमें हमने पढ़ा एम्पिरिकल मेथड या एक्सपेरिमेंटल इवेल्यूएशन, कंट्रोल्ड इवेल्यूएशन ऑफ। एम्पिरिकल मेथड क्या कहता है कि ये कंट्रोल्ड इवेल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेक्टिव बिहेवियर। क्या कहता है कि ये कंट्रोल्ड करता है इवेल्यूएशन को ऑफ स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ख़ास पहलू की, ऑफ इंटरेक्टिव बिहेवियर, इंटरेक्टिव बिहेवियर की किस खास पहलू की एवेल्यूएशन को कंट्रोल करता है। इवेल्यूएटर चूजेस हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। एम्पिरिकल मेथड में क्या होता है कि जो इवेल्यूएटर होता है वो खुद हाइपोथेसिस को चूज़ करता है जिसको हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है। देन हमारे पास आया था अ नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर कंसीडर्ड which differ only in the value of some controlled variable, ठीक है। कि एक नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, एक नंबर जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का उसको कंसीडर किया जाता है, विच डिफ़र, जो कि डिफ़र होते हैं ओनली इन द वैल्यू ऑफ द सम कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है, सही है। देन फिर हमारे पास आया कि चेंजेस इन बिहेवियरल मेजर्स आर एट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट कंडीशन, सही है। देन फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स आए। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास आया सब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एंड द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। फिर हमने इनको वन बाय वन डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स को प्रीवियस लेक्चर में, जो था कि सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आया कि हु रिप्रेजेंटेटिव सफिशेंट सैम्पल। सब्जेक्ट में हमारे पास आएगा कि कौन, रिप्रेजेंटेटिव सफिशेंट सैम्पल। वेरिएबल्स में हमारे पास क्या है, थिंग्स टू मॉडिफाई एंड द मेजर्स, चीज़ों को मॉडिफाई करना और उनको मेजर करना। हाइपोथेसिस में व्हाट यू वुड लाइक टू शो, हाइपोथेसिस में ये आएगा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें था सब्जेक्ट, वेरिएबल, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, सब्जेक्ट हु रिप्रेजेंटिव सफिशेंट सैम्पल, वेरिएबल्स, थिंग्स टू मॉडिफाई एंड द मेजर्स, हाइपोथेसिस, व्हाई यू वुड लाइक टू शो, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। देन फिर हमारे पास आया वेरिएबल्स, सही है। तो एक्सपेरिमेंट्स manipulates and measures the variables under controlled conditions in order to test the hypothesis. There are the two main type of the variable. वेरिएबल क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं एंड मेजर द वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट्स मैनिपुलेट एंड मेजर द वेरिएबल, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, मेजर करते हैं वेरिएबल्स को अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर रहते हुए, इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वेरिएबल, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर हमने इनको वन बाय वन डिस्कस किया था। वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल जो है उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स मैनिपुलेट्स एंड मेजर द वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने फिर इनको वन बाय वन डिस्कस किया तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोज डेट आर मैनिपुलेटेड और चेंज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सके या फिर वो चेंज हो सके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कंडीशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको चेंज किया जा सकता है
क्या करने के लिए कि टू प्रोड्यूस द डिफरेंट कंडीशंस प्रोड्यूस करने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज दैट आर मैनिपुलेटेड और चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, फिर हमने इसकी एग्जांपल्स को देखा था कि इंटरफेस, स्टाइल्स, नंबर ऑफ द मेन्यू आइटम्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोज दैट आर द मैनिपुलेटेड और द चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज to produce the different conditions, for example interface, styles, number of the menu item। independent variables वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम चेंज कर सकें, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकें। एंड द करेक्ट इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इनको हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास इंटरफेस स्टाइल आएगा, नंबर ऑफ द मेन्यू आइटम आएगा। देन फिर हमारे पास आया डिपेंडेंट वेरिएबल यानी DV, करेक्टरिस्टिक्स मेजर्स इन द एक्सपेरिमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मेजर होती हैं इन द एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, हम कोई भी तजर्बा करें तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम टेकन, नंबर ऑफ द एरर्स। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल्स को देखें तो उसमें हमारे पास आया टाइम टेकन, नंबर ऑफ द एरर। तो आई होप सो कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है कि एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेट एंड मेजर द वेरिएबल्स अंडर द कंट्रोल कंडीशन इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हमारे पास दो टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। देन हमारे पास आया हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम। हाइपोथेसिस क्या होता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका जो आउटकम है यानी कि कोई जो रिज़ल्ट है उसका हमने उसको प्रिडिक्ट करना है, या तो वो गलत है या फिर वो सही है। ठीक है, फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ द IV एंड द DV। हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम फ्रेम करते हैं किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल में। IV स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड DV स्टैंड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। हाइपोथेसिस क्या है कि प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ द IV एंड द DV। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल को देखें, एरर रेट विल इंक्रीज एज फ़ॉन्ट साइज डिक्रीजेज। इसका हमने एक नतीजा निकाला है, हमने एक प्रिडिक्शन दी है उसके नतीजे से कि एरर रेट क्या करेगा, विल इंक्रीज़ होगा। एरर रेट क्या होगा कि इंक्रीज़ होगा अगर हमारा फ़ॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, हम एक नतीजे की बुनियाद पर अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो ये होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है कि हम किसी आउटकम की बेस पर अपनी प्रिडिक्शन दे, प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम, नतीजे की प्रिडिक्शन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये फ्रेम्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ द IV एंड द DV। फॉर एग्जांपल एरर रेट विल इंक्रीज एज फ़ॉन्ट साइज डिक्रीजेज। मिसाल के तौर पर के एरर रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा जैसे ही फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, देन हमारे पास आया एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो कि लास्ट स्लाइड थी हमारे प्रीवियस लेक्चर की। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस within groups design, each subject perform experiment under each condition, transfer of the learning possible, less costly and the less likely to suffer from user variation between groups designs. Each subject performs users only one condition, no transfer of the learning, more users required, variation can bias results। सही है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास आया विद इन द ग्रुप डिज़ाइन एंड बिटवीन द ग्रुप डिज़ाइन। विद इन द ग्रुप डिज़ाइन में हमारे पास क्या था कि ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा एक्सपेरिमेंट अंडर ईच कंडीशन। हर सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा एक्सपेरिमेंट को अंडर ईच कंडीशन, हर कंडीशन के अंडर। ट्रांसफ़र ऑफ द लर्निंग पॉसिबल, जो ट्रांसफ़र है ऑफ लर्निंग का वो इसमें पॉसिबल होता है। लेस कॉस्टली एंड लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम यूजर्स वेरिएशन। ये जो है विद इन ग्रुप्स डिज़ाइन ये लेस कॉस्टली होता है, लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम यूजर्स वेरिएशन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में क्या था हमारे पास कि ईच सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट अंडर वन कंडीशन। विद इन ग्रुप डिज़ाइन में क्या था कि हर जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करेगा एक्सपेरिमेंट के साथ हर कंडीशन में, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि हर सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा अंडर ओनली वन कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन के साथ। नो ट्रांसफ़र ऑफ द लर्निंग, उसमें हमारे पास क्या था, अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद इन ग्रुप डिज़ाइन में तो उसमें था कि ट्रांसफ़र ऑफ द लर्निंग पॉसिबल, इसमें है कि ट्रांसफ़र ऑफ द लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। मोर यूजर्स रिक्वायर्ड, इसमें हमारे पास ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बिटवीन ग्रुप्स डिज़ाइन में
हमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स रिक्वायर्ड होते हैं। वेरिएशन कैन बाइस रिजल्ट्स, सही, तो इसमें जो वेरिएशन है वो कैन बाइस रिजल्ट्स, वो हमारे रिजल्ट्स को हमारी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये हमने ये प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिकली वैल्यूएशन टेक्निक्स है। तो हमने वैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या हैं। कि वैल्यूएशन टेक्निक्स हमारे पास टेस्ट होते हैं, यूजबिलिटी होती है या फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम होती है, जो कि अक्कर होते हैं किसी भी लेबॉरेटरी या फील्ड में या यूज़र की कोलैबोरेशन के साथ। तो वैल्यूएशन टेक्निक क्या करती है कि ये एवेलुएट करती है हमारे डिज़ाइंस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को। वैल्यूएशन टेक्निक क्या है कि इसको शुड बी कंसीडर एट ऑल द स्टेजेस इन द डिज़ाइन लाइफ साइकिल, जैसा कि हम बार बार पढ़ चुके हैं। वैल्यूएशन टेक्निक को हम तकरीबन ऑलमोस्ट 4 लेक्चर में वैल्यूएशन टेक्निक्स को ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो अब हमारे पास आया वैल्यूएशन टेक्निक्स, सही है। ऑब्जर्वेशनल मेथड, उसकी जो सेकंड स्लाइड है लेक्चर नंबर 16 की, उसमें हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल मेथड। अ पॉपुलर वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल यूज ऑफ द सिस्टम इज़ टू ऑब्जर्व द यूजर्स इंटरेक्टिंग विद इट। एक पॉपुलर वे जो है हमारे पास है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए अबाउट द एक्चुअल यूज़ ऑफ द सिस्टम, वो ये है कि हम क्या करें कि इज़ टू ऑब्जर्व द यूज़र्स, हम यूज़र्स को ऑब्जर्व करें इंटरेक्टिंग विद इट, इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए, यानी कि इनके साथ इंटरेक्शन करते हुए। तो हम बार बार इंटरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरेक्शन क्या है? ये एक कम्युनिकेशन होता है, एक लिंक होता है, सही है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है कि एक पॉपुलर वे है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल यूज़ ऑफ द सिस्टम इज़ टू ऑब्जर्व द यूज़र्स इंटरेक्टिंग विद इट। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर हम इंफॉर्मेशन हम किसी भी एक्चुअल जो सिस्टम है उसके यूज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पॉपुलर वे जो होता है वो ये होता है कि हम यूज़र को ऑब्ज़र्व करें। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम यूज़र को ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, हम यूज़र को ऑब्ज़र्व इस तरह से करेंगे कि हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो इंटरेक्शन किस तरह के हमारे पास, वो एक अलग बात है, लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व किस तरह से करेंगे, इंटरेक्टिंग विद इट, इसके साथ इंटरेक्ट करते हुए। यूजुअली दे आर आस्क्ड टू कंप्लीट अ सेट ऑफ द प्री डिटरमाइंड टास्क। आमतौर पर क्या होता है कि यूज़र को किस तरह से ऑब्ज़र्व किया जाता है, दे आर आस्क्ड, उनसे पूछे जाते हैं, टू कंप्लीट अ सेट ऑफ द प्री डिटरमाइंड टास्क, उनको कहा जाता है कि वो प्री डिटरमाइंड टास्क का सेट कंप्लीट करें। आल्दो अगरचे इफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ बीइंग कैरीड आउट इन देयर प्लेस ऑफ द वर्क दे मे बी ऑब्जर्व्ड गोइंग अबाउट देयर नॉर्मल ड्यूटीज़। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगरचे ऑब्जर्वेशन जो है उनके मतलब जहाँ पर वो काम करें उसी प्लेस में कैरीड आउट की जा रही है, लेकिन दे मे बी ऑब्जर्व्ड गोइंग अबाउट देयर नॉर्मल ड्यूटीज़, लेकिन फिर भी हम उनको ऑब्ज़र्व करते जाते हैं। द एवेलुएटर वॉचेज एंड रिकॉर्ड्स द यूज़र्स एक्शन। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि जो एवेलुएटर होता है वो वॉच करता है, रिकॉर्ड करता है यूज़र के एक्शन को, सही है, क्योंकि हम यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम यूज़र को ऑब्ज़र्व किस तरह से कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम यूज़र को ऑब्ज़र्व करें उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए। तो यूजुअली दे आर आस्क्ड टू कंप्लीट द सेट ऑफ द प्री डिटरमाइंड टास्क ऑल्दो इफ ऑब्जर्वेशन इज़ बीइंग कैरीड आउट इन देयर प्लेस ऑफ द वर्क। तो अगरचे जो ऑब्जर्वेशन है उनके प्लेस ऑफ वर्क में कैरीड आउट की जा रही है, लेकिन फिर भी उनसे कुछ प्री डिटरमाइंड टास्क कंप्लीट करने को कहा जाता है, सही है। द एवेलुएटर वॉचेज एंड रिकॉर्ड द यूज़र्स एक्शन। जो एवेलुएटर होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड में वो क्या करता है कि वो रिकॉर्ड यूज़र के रिकॉर्ड को वॉच करता है और फिर उनको रिकॉर्ड कर लेता है। सिंपल ऑब्जर्वेशन इज़ सेल्डम सफिशेंट टू डिटरमाइन। जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है वो सेल्डम है, जो कि सफिशेंट होती है टू डिटरमाइन हाउ वेल द सिस्टम मीट्स द यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स, सही है। जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास सेल्डम्स है, वो सफिशेंट होती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरह से सिस्टम मीट करता है यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स में, सही है। टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो अब हमारे पास आया टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें हमारे पास उसकी 5 टाइप्स हैं। थिंक अलाउड, कोऑपरेटिव एवेलुएशन, प्रोटोकॉल एनालिसिस, ऑटोमेटेड एनालिसिस, पोस्ट टास्क वॉक थ्रू, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो होता है वो इसमें हम क्या करते हैं कि हम यूज़र को ऑब्ज़र्व करते हैं। किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं? यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हुए।
अगरचे हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो इनके वर्क ऑफ प्लेस में कैरिड आउट की जा रही है, अब फिर भी यूज़र को कहा जाता है कि वो एक प्री डिटरमाइंड टास्क का सेट को कंप्लीट करे। जो वैल्यूएटर होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यूएटर होता है वो यूज़र के एक्शन और उसके रिकॉर्ड्स को एक्शन को वॉच करता है, फिर उसको रिकॉर्ड्स करता चला जाता है। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन जो है वो सेल्डम सफिशेंट टू डिटरमाइन हाउ वेल द सिस्टम मीट्स द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड को अगर हम फर्दर देखें तो ऑब्जर्वेशनल मेथड इनकम्पेसेस द कलेक्शन ऑफ द कॉमन टेक्निक्स यूज्ड इन द ACI रिसर्च। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है कि ये एक इसमें डिफरेंट कॉमन टेक्निक्स की एक कलेक्शन होती है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसको हम यूज़ करते हैं इन ACI रिसर्च में। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है कि ये एक कलेक्शन है ऑफ कॉमन टेक्निक्स की जिसको हम यूज़ करते हैं, उन टेक्निक्स की कलेक्शन है जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी ACI रिसर्च में। दीज इंक्लूड्स इंटरव्यूज़, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, सही है, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरीज़, इसमें क्या क्या शामिल होता है हमारे पास इन टेक्निक्स में कि दे इंक्लूड्स द इंटरव्यूज़, फील्ड इन्वेस्टिगेशंस, contextual inquiries, case studies, field studies, focus groups, think aloud protocols, storytelling, walkthroughs, cultural probes and so on। सही है, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड बेसिकली क्या है कि ये एक कलेक्शन होता है कॉमन टेक्निक्स का जिसको हम यूज़ करते हैं ACI रिसर्च में। दीज इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स करते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या शामिल होता है, इंटरव्यू शामिल होता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन शामिल होती है, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरीज़, इन टेक्निक्स में हमारे पास ये शामिल होता है, केस स्टडीज़, फील्ड स्टडीज़, फोकस ग्रुप्स, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल्स, स्टोरी टेलिंग, वॉक थ्रूज, कल्चरल प्रोब्स एंड द सो ऑन। देन हमारे पास आया थिंक अलाउड। सही है, तो थिंक अलाउड क्या है, तो अब हमारे पास आया इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड की 5 टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट वन जो है वो है थिंक अलाउड। थिंक अलाउड इज़ अ फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेयर द यूज़र प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन थ्रू द टॉक। ठीक है, थिंक अलाउड जो है वो एक फॉर्म है ऑफ ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि थिंक अलाउड क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड की एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि वेयर द यूज़र, जहाँ पर यूज़र प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, जहाँ पर यूज़र हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू द टास्क, यानी कि टास्क के थ्रू। यूज़र ऑब्जर्व्ड परफॉर्मिंग टास्क, यूज़र जो होता है वो ऑब्जर्व करता है परफॉर्मिंग टास्क। यूज़र आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाई, व्हाट ही थिंक्स इज़ हैपनिंग एट्सेट्रा। यूज़र से थिंक अलाउड में क्या होता है कि ये एक ऐसी फॉर्म है ऑब्जर्वेशन की जहाँ पर यूज़र हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, टास्क के थ्रू। यूज़र ऑब्जर्व्ड परफॉर्मिंग द टास्क, तो यूज़र आस्क्ड टू डिस्क्राइब करने के लिए कि व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाई, कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोचता है कि क्या होने वाला है एट्सेट्रा। सही है, तो अगर हम देखें कि थिंक अलाउड क्या है, इन अ थिंकिंग अलाउड टेस्ट यू आस्क टेस्ट पार्टिसिपेंट टू यूज़ द सिस्टम वाइल कंटिन्यूसली थिंकिंग आउट लाउड। ठीक है, इन थिंकिंग अलाउड टेस्ट, एक थिंकिंग अलाउड टेस्ट में क्या होता है कि यू आस्क द टेस्ट पार्टिसिपेंट, आप टेस्ट पार्टिसिपेंट जो है उससे आप पूछते हैं कि टू यूज़, कहते हैं कि वो यूज़ करे सिस्टम को वाइल कंटिन्यूसली थिंकिंग आउट अलाउड, that is simply variabilizing their thoughts as they move through the use interface. Simply ought to be course because it's not that simple for most people to keep up a running monologue। ठीक है, तो थिंक अलाउड क्या है कि ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड का एक ऐसी टाइप है जहाँ पर यूज़र हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू द टास्क। इसमें यूज़र्स को आस्क टू डिस्क्राइब व्हाट ही इज़ डूइंग, कि इसमें यूज़र को कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोचता है, इज़ हैपनिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पर स्लाइड पे कुछ हमें थिंक अलाउड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। तो फर्स्ट वन हम पहले इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिंप्लिसिटी। थिंक अलाउड के एडवांटेजेस ये हैं, सिंप्लिसिटी, रिक्वायर्स द लिटल एक्सपर्टीज। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है, कैन प्रोवाइड द यूजफुल इंसाइट,
कैन शो हाउ सिस्टम इज़ एक्चुअली यूज। इसके एडवांटेजेस में क्या क्या है कि सिंप्लिसिटी, थिंक अलाउड क्या है कि ये सिंपल होता है, इसको समझना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसमें सिंप्लिसिटी होती है। रिक्वायर्स लिटिल एक्सपर्टीज़, इसका ये एडवांटेज भी है, ये सिर्फ मतलब बहुत कम एक्सपर्टीज़ को रिक्वायर करता है, ठीक है। कैन प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट, ये हमें प्रोवाइड करता है यूज़फुल इंसाइट। कैन शो, ये हमें शो करवा सकता है हाउ द सिस्टम इज़ एक्चुअली यूज, ये हमें शो करवाता है कि किस तरह से हम सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो थिंक अलाउड के ये एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में क्या क्या है कि सिंप्लिसिटी, रिक्वायर्स द लिटिल एक्सपर्टीज, कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट, कैन शो हाउ द सिस्टम इज़ एक्चुअली यूज। डिसएडवांटेजेस अब हम थिंक अलाउड के डिस्कस करने लगे हैं। तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास होता है सब्जेक्टिव, सही है, सब्जेक्टिव, सेलेक्टिव, एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग में आल्टर द टास्क ऑफ द परफॉर्मेंस। सब इसका डिसएडवांटेज जो है थिंक अलाउड का वो ये है कि ये सब्जेक्टिव है, मतलब कि हम इसमें सिर्फ फेक टॉपिक पे बात करेंगे, सही है। हम अपने यूज़र हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक हमें टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ये सब्जेक्टिव होता है। इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये सिलेक्टिव है। एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग, जो एक्ट है डिस्क्राइबिंग का वो में आल्टर बदल सकता है टास्क परफॉर्मेंस को। तो ये हमने फर्स्ट टाइप जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड की डिस्कस की। ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या था, ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड जिसमें हम यूज़र को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए। ये इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड में होता है कि जो वैल्यूएटर है वो यूज़र के एक्शन को वॉच करता है, फिर इनको रिकॉर्ड करता है, सही है। उसके हमने टाइप को डिस्कस करना है। टाइप उसकी 5 हैं, कौन कौन सी, थिंक अलाउड, कोऑपरेटिव एवेल्युएशन, प्रोटोकॉल एनालिसिस, ऑटोमेटेड एनालिसिस, पोस्ट टास्क वॉक थ्रू। थिंक अलाउड हमने डिस्कस किया। थिंक अलाउड क्या है कि ये एक ऐसी फॉर्म है ऑब्जर्वेशनल मेथड की, एक ऐसी टाइप जिसमें यूज़र प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन थ्रू द टास्क। तो इसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। अब हम सेकंड टाइप देखने लगे ऑब्जर्वेशनल मेथड की। सेकंड टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशनल मेथड इज़ अ कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, वेरिएशन ऑन द थिंक अलाउड। कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन क्या है, ये वेरिएशन है ऑन थिंक अलाउड। थिंक अलाउड की कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन क्या है, ये वेरिएशन होती है थिंक अलाउड पर। अगर हम थिंक अलाउड में थोड़ी सी वेरिएशन कर दें तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन है। यूज़र इन कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, यूज़र कोलैबोरेट्स इन इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो कोलैबोरेट्स करता है। बोथ यूज़र्स एंड द इवैल्यूएटर कैन आस्क ईच अदर क्वेश्चंस थ्रू आउट। इस कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, हमने थिंक अलाउड में पढ़ा कि उसमें सिर्फ यूज़र्स हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन में क्या है कि बोथ यूज़र्स एंड द इवैल्यूएटर कैन आस्क ईच अदर, दोनों जो यूज़र भी वैल्यूएटर से क्वेश्चन कर सकता है और वैल्यूएटर ने तो ज़ाहिर सी बात है यूज़र से करने हैं। तो कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन इज़ अ वेरिएंट ऑफ द थिंक अलाउड इन विच द यूज़र, जहाँ पर यूज़र इज़ इनकरेज टू सी हिमसेल्फ एज अ कोलैबोरेटर इन द इवैल्यूएशन, ठीक है। कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन क्या है कि ये एक वेरिएंट फॉर्म है ऑफ थिंक अलाउड। थिंक अलाउड के एक वेरिएंट फॉर्म है ऑफ को हम कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इन विच, जिसमें द यूज़र इज़ इनकरेज, जिसमें यूज़र की हौसला अफजाई की जाती है टू हिमसेल्फ, अपने आप को देखे एज अ कोलैबोरेटर, अपने एक कोलैबोरेटर के तौर पर इन द इवैल्यूएशन में, ठीक है। कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन क्या है, ये वेरिएशन होती है थिंक अलाउड की, ये एक वेरिएंट फॉर्म है ऑफ द थिंक अलाउड, जहाँ पर यूज़र को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने आप को एक कोलैबोरेटर के तौर पर देखें। इसमें क्या है कि ये बोथ द यूज़र, दोनों यूज़र और इवैल्यूएटर है वो कैन आस्क द क्वेश्चन विद ईच अदर। एडिशनल एडवांटेजेस, मतलब कि कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन के एडवांटेजेस भी वही हैं जो कि थिंक अलाउड के हैं। तो थिंक अलाउड के एडवांटेजेस हम प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या क्या था, सिंप्लिसिटी, रिक्वायर्स लिटिल एक्सपर्ट्स, कैन प्रोवाइड द यूजफुल इंसाइट, कैन शो हाउ द सिस्टम इज़ एक्चुअली यूज, सही है। तो इसमें हम कुछ एडिशनल एडवांटेजेस कर सकते हैं। इन थिंक एडिशनल एडवांटेजेस से मुराद यहाँ पर ये है कि जो थिंक अलाउड के एडवांटेजेस हैं, कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन के एडवांटेजेस भी वही हैं, इसमें हम थोड़ा सा एडिशन करेंगे। लेस कंस्ट्रेंट एंड ईजियर टू यूज़। कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है कि ये लेस कॉन्स्ट्रेंट होती है और इसको यूज़ करना आसान होता है, यानी कि ईजियर टू यूज़। यूज़र इज़ इनकरेज टू क्रिटिसाइज द सिस्टम।
कोऑपरेटिव एवेल्यूएशन का एक एडवांटेज ये है कि इसमें हम यूज़र को इंकरेज करते हैं कि वो सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, यानी कि सिस्टम पर तनकीद कर सकता है। इसमें यूज़र को ये एडवांटेज दिया जाता है। क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, इसमें ये होता है कोऑपरेटिव एवेल्यूएशन में कि क्लैरिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो हमने इसमें कुछ जो थिंक अलाउड के एडवांटेज है उसमें हमने थोड़े से एडवांटेजेस को ऐड किया, जिसमें यह था कि लेस कॉन्स्ट्रेंट एंड ईजियर टू यूज़, यूज़र इज़ इनकरेज टू क्रिटिसाइज सिस्टम, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। ठीक है। देन हमारे पास हम जो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड की डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारे पास थर्ड टाइप है ऑब्जर्वेशनल मेथड की, वो है प्रोटोकॉल एनालिसिस। प्रोटोकॉल एनालिसिस इज़ अ मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द यूज़र एक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मेथड जो होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोटोकॉल एनालिसिस में क्या होता है कि हम इसमें जो मेथड होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द यूज़र एक्शन वो इंक्लूड करते हैं फॉलोइंग, यानी कि पेपर एंड पेंसिल, ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर लॉगिंग, यूज़र नोटबुक्स। ठीक है। मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग द यूज़र एक्शन, अगर हमने थिंक अलाउड में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि हम प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ चुके हैं कि जो वैल्यूएटर है वो क्या करता है कि वो रिकॉर्ड करता है, यूज़र के एक्शन को वॉच करता है, फिर रिकॉर्ड करता है। तो यूज़र के यहाँ पर हमें प्रोटोकॉल एनालिसिस में हमें यूज़र के एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेथड बताए गए। मेथड कितने? 5 मेथड है। कौन कौन से? पेपर एंड द पेंसिल, सही है, ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर लॉगिंग, यूज़र्स नोटबुक्स। पेपर एंड द पेंसिल, पेपर एंड पेंसिल जो मेथड है वो चीप होता है। उसका एडवांटेज ये है कि ये चीप होता है, ये सस्ता होता है, यानी पेपर और पेंसिल में हम ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। लिमिटेड टू द राइटिंग स्पीड, ये लिमिटेड होता है टू द राइटिंग स्पीड में। ऑडियो में क्या है कि गुड फॉर द थिंक अलाउड, ये इसका एडवांटेज है ऑडियो मेथड का कि ये गुड होता है किसके लिए? फॉर थिंक अलाउड। थिंक अलाउड क्या था कि एक ऐसा टाइप है, एक ऐसी टाइप है ऑब्जर्वेशनल मेथड की जिसमें यूज़र इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू टॉक। तो ऑडियो मेथड जो है वो हमारे पास ये होता है कि ये गुड होता है फॉर द थिंक अलाउड। इसका डिसएडवांटेज में ये है कि ये डिफ़िकल्ट टू मैच विद द अदर प्रोटोकॉल्स। ऑडियो को ये होता है कि ये डिफ़िकल्ट होती है इसको हम मैच करें दूसरे प्रोटोकॉल के साथ। देन हमारे पास जो मेथड है थर्ड वाला वो है वीडियो। वीडियो का एडवांटेज ये है कि ये एक्यूरेट और रियलिस्टिक, ये एक्यूरेट होती है और रियलिस्टिक होती है। नीड्स द स्पेशल इक्विपमेंट, इसके डिसएडवांटेजेस में ये आएगा कि इसको स्पेशल वीडियो में ये है कि अगर हम वीडियो वाला मेथड यूज़ करें तो हमें उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। ऑब्ट्रसिव, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। देन फिर हमारे पास जो मेथड है वो है कंप्यूटर लॉगिंग। कंप्यूटर लॉगिंग में ये है कि ऑटोमेटिक, इसका एडवांटेज ये होता है कि ऑटोमेटिक होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, इसका डिसएडवांटेज ये है कंप्यूटर लॉगिंग वाले मेथड का कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा है तो इसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। यूज़र्स नोटबुक्स, इसके एडवांटेजेस में ये है कि ये सब्जेक्टिव होता है, यूज़फुल इनसाइट, गुड फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। सही है। तो ये प्रोटोकॉल एनालिसिस में हमें कुछ मेथड बताए गए यूज़र के एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। मिक्स्ड यूज़ इन द प्रैक्टिस। ठीक है। अगर हम मिक्स्ड यूज़ करें प्रैक्टिस को, ऑडियो एंड द वीडियो, यानी कि मतलब कि अगर हम ऑडियो या वीडियो मेथड दोनों को आपस में मिलाकर यूज़ करें तो हमें क्या होगा? ऑडियो एंड द वीडियो ट्रांसक्रिप्शन डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर्स अ स्किल। अगर हम ऑडियो और वीडियो वाले मेथड को मिलाकर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर्स द स्किल्स। ये डिफ़िकल्ट होता है और इसको मतलब कि ये हमें रिक्वायर्स करता है, स्किल्स को रिक्वायर्स करता है। सम ऑटोमेटिक सपोर्ट टूल्स अवेलेबल, इसमें क्या होता है कि कुछ ऑटोमेटिक जो सपोर्ट होते हैं वो टूल्स अवेलेबल होते हैं। सही है। प्रोटोकॉल एनालिसिस इज़ अ टूल। प्रोटोकॉल एनालिसिस क्या है? अगर हम प्रोटोकॉल एनालिसिस को देखें तो वो क्या है कि प्रोटोकॉल एनालिसिस इज़ अ टूल दैट यूजेस द डेवलप्ड इन द field of the cognitive psychology to aid in discovering the process a person goes through in solving the problem. These tools, ये जो tools हैं, are placed in the methodological context by revealing issues associated with the current think aloud, keystrokes, X windows एंड वीडियो प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एनालिसिस क्या है? प्रोटोकॉल एनालिसिस इज़ अ टूल। प्रोटोकॉल एनालिसिस जो है वो एक टूल है
that uses developed in the field of the that was developed, जिसको हमने डिवेल्प किया गया था। प्रोटोकॉल एनालिसिस एक टूल है that was developed in the field of the cognitive psychology। प्रोटोकॉल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसको हमने साइकोलॉजिकल कोग्निटिव की फील्ड में डिवेल्प किया था। टू एड इन डिस्कवरिंग द प्रोसेस, अ पर्सन डिस्कवर करने के लिए एक प्रोसेस को कि एक पर्सन गोज थ्रू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दीज टूल, ये जो टूल्स हैं, आर प्लेस, इनको प्लेस किया जाता है इन अ मेथोडोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट बाय रिवीलिंग द इशू एसोसिएटेड विद द करंट थिंक अलाउड, यानी कि की स्ट्रोक्स, एक्स विंडोज एंड द वीडियो प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास एक मेथड है प्रोटोकॉल एनालिसिस। देन हमारे पास आया ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल। ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल एनालाइजिंग द प्रोटोकॉल्स वेदर वीडियो, ऑडियो और द सिस्टम लॉग्स इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। एनालाइजिंग प्रोटोकॉल, हमें अब कहा जा रहा है कि जो एनालाइजिंग प्रोटोकॉल है, वेदर वीडियो या ऑडियो सिस्टम है हमारे पास, वो टाइम कंज्यूमिंग है और टीडियस है, यानी कि हमें थका देने वाले हैं। इट इज़ द मेड हार्डर इफ़ देयर इज़ मोर देन वन स्ट्रीम ऑफ द डाटा टू सिंक्रोनाइज। ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं अगर हमने एक से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ द डाटा को सिंक्रोनाइज करना होता है। ये इस स्लाइड में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो एनालाइजिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो या तो वीडियो या सिस्टम लॉग्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं हमारे पास लिए, या हमें थका देने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं अगर हमने एक से ज़्यादा स्ट्रीम को सिंक्रोनाइज करना होता है। वन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू प्रोवाइड द ऑटोमेटिक एनालिसिस टूल्स टू सपोर्ट द टास्क। इसके लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है कि हम प्रोवाइड करें ऑटोमेटिक एनालिसिस टूल को, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट द टास्क को सपोर्ट करने के लिए। दीज ऑफर आ मीन्स ऑफ एडिटिंग, ये ऑफ़र करता है हमें मीन्स ऑफ एडिटिंग एंड एनोटेटिंग द वीडियो, ऑडियो एंड द सिस्टम लॉग एंड सिंक्रोनाइजिंग दीज फॉर द डिटेल्स एनालिसिस। सही है, ये ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ऑफ़र करता है कि हम वीडियो को एडिट कर सकें, ऑडियो और सिस्टम लॉग्स को सिंक्रोनाइज कर सकें फॉर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। वर्क प्लेस प्रोजेक्ट, ये वर्क प्लेस प्रोजेक्ट है। सही है, ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल क्या है कि हमें बताया गया कि एनालाइजिंग प्रोटोकॉल जो थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे और हमें थका देने वाले थे। ये अगर हमें एक से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ द डाटा को सिंक्रोनाइज़ करना है तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देते थे। तो इसके लिए हमें एक ही सोल्यूशन दिया गया कि हम प्रोवाइड करें ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल को। ये हमें ऑफ़र करता है कि हम जो वीडियो है उसको हम एडिट कर सकें, ऑडियो और सिस्टम लॉग को सिंक्रोनाइज़ कर सकें किसी भी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये वर्क प्लेस एक प्रोजेक्ट है। सही है, तो फिर हमने हमारे पास जो आया है वो नेक्स्ट है ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वीडियो एनोटेटर, यानी कि EVA। EVA स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल वीडियो एनोटेटर। EVA इज़ अ सिस्टम that runs on a multimedia workstation with the direct link to the video recorder। EVA क्या है कि ये एक सिस्टम है that runs, जो कि रन करता है ऑन अ मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन, एक मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन पर विद द डायरेक्ट लिंक, एक डायरेक्ट लिंक के साथ टू अ वीडियो रिकॉर्डर के डायरेक्ट लिंक के साथ एक ऐसा सिस्टम है जो कि मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन पर रन करता है। The evaluator can devise a set of the buttons indicating different event। एक्सपेरिमेंटल वीडियो एनोटेटर में क्या होता है कि जो evaluator होता है वो एक हमें सेट ऑफ द बटन्स एडवाइस करता है जो कि डिफरेंट इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं। These may include time stamps and the snapshots as well as notes of the expected events and the errors। ये इंक्लूड करते हैं टाइम स्टैम्प्स को और स्नैपशॉट को एज वेल एज नोट्स ऑफ द एक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड द एरर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो एनोटेटर क्या है कि ये एक सिस्टम है जो कि मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन पर रन करता है। इसमें हमारे पास जो एवेल्यूएटर होता है वो हमें सेट ऑफ द बटन की एडवाइस कर सकता है। द बटन्स आर यूज्ड, बटन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं विद इन द रिकॉर्डिंग सेशन बाय द एवेल्यूएटर टू एनोटेट द वीडियो विद नोट्स। ठीक है, जो बटन्स होते हैं वो रिकॉर्डिंग सेशन में एवेल्यूएटर यूज़ करता है जब वो वीडियो को एनोटेट कर रहा होता है नोट के साथ।
ड्यूरिंग द सेशन के दौरान द यूज़र वर्क्स एट द वर्क स्टेशन, यूज़र जो होते हैं वो वर्क करते हैं वर्क स्टेशन पर एंड इज रिकॉर्डेड और इनको रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग वीडियो एंड द परहैप्स ऑडियो एंड द सिस्टम लॉगिंग एज वेल। द एवेल्यूएटर यूजेस द मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन रनिंग द EVA, जो एवेल्यूएटर होता है वो मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन को यूज़ करता है जब वो EVA यानी कि एक्सपेरिमेंटल वीडियो एनोटेटर पर रन कर रहा होता है। दिस पेपर डिस्क्राइब्स सम ऑफ द इशूज सराउंडिंग computing, recording, analyzing and the presenting the video data and describes the prototype system। देन हमारे पास आई जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल मेथड की टाइप है वो है पोस्ट टास्क वॉक थ्रू। पोस्ट टास्क वॉक थ्रू जो है हमारे पास वो पोस्ट यूज़र रिएक्ट ऑन द एक्शंस आफ्टर द इवेंट। इसमें ये होता है कि जो यूज़र वो रिएक्ट करता है एक्शन पर इवेंट के बाद। यूज़ टू फिल इन इंटेंशन, ये यूज़ होती है फिल करने के लिए इंटेंशन को। ट्रांसक्रिप्ट प्लेड बैक टू पार्टिसिपेंट फॉर द कमेंट। इमीडिएटली फ्रेश एंड इन माइंड, ये इमीडिएटली होती है और फ्रेश होती है हमारे माइंड में। डिलेड, एवेल्यूएटर हैज़ टू टाइम टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि एवेल्यूएटर के पास जो होता है वो टाइम होता है कि वो अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सके। यूज़फुल होती है पोस्ट टास्क वॉक थ्रू जो होता है टू आइडेंटिफाई करने के लिए रीजंस फॉर एक्शन एंड द अल्टरनेटिव कंसीडर। नेसेसरी इन केसेस वेयर द थिंक अलाउड इज़ नॉट पॉसिबल। पोस्ट टास्क वॉक थ्रू जो है वो एक वहाँ पर ज़रूरी होती है जहाँ पर थिंक अलाउड इज़ नॉट पॉसिबल। इसके एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो इसमें यह है कि एनालिस्ट हैज़ द टाइम टू फोकस ऑन द रेलिवेंट इंसिडेंट। इसमें यह होता है कि यूज़र के पास या एनालिस्ट के पास टाइम होता है कि वो अपने रेलिवेंट इंसिडेंट पर फोकस कर सके। अवॉइड द एक्सेसिव इंटरप्ट्स ऑफ द टास्क, ये अवॉइड करता है किसी भी टास्क की इंटरप्शन की एक्सेसिव ज़्यादती को। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस में यह है लेक ऑफ द फ्रेशनेस, इसमें फ्रेशनेस की कमी होती है। मे बी पोस्ट होस्ट इंटरप्शन ऑफ द इवेंट्स। फिर हमारे पास आया क्यूरी टेक्निक्स। क्यूरी टेक्निक्स क्या है? क्यूरी टेक्निक्स क्या है कि एन अदर सेट ऑफ द एवेल्यूएशन टेक्निक्स रिलाइज ऑन आस्किंग द यूज़र अबाउट द इंटरफेस डायरेक्टली। ठीक है, एक अदर एवेल्यूएशन सेट जो एवेल्यूएशन टेक्निक है वो ये है कि हम यूज़र से उसके इंटरफेस के बारे में डायरेक्टली पूछ सकें। क्यूरी टेक्निक्स आर द क्वेश्चंस वी पोज concerning the data from our database are referred as queries. There are the basic query types. Each query involves the 3 items. हर क्यूरी जो होती है वो इन्वॉल्व करती है 3 आइटम्स को। कौन कौन से आइटम्स वो होते हैं? एन एंटिटी, एन एट्रीब्यूट एंड द वैल्यू। एंटिटी क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी पर्सन। और एट्रीब्यूट किसी भी जगह, किसी भी चीज़ और उसके एट्रीब्यूट, उसकी करैक्टरिस्टिक्स एंड द वैल्यू और है वैल्यू। क्यूरी टेक्निक्स में हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, इंटरव्यूज़ एंड द क्वेश्चन रेज। सही है। इंटरव्यूज़ में हमारे पास क्या है कि एनालिस्ट क्वेश्चंस, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करें। ठीक है, इंटरव्यूज़ में हमारे पास ये है कि एनालिस्ट क्वेश्चन यूज़र्स ऑन 1-to-1 बेसिस यूजुअली बेस्ड ऑन द प्रिपेयर्ड क्वेश्चन। इंटरव्यू में ये होता है कि यूज़र से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूजुअली बेस्ड होते हैं। हम पहले से क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। जब भी किसी का इंटरव्यू किया जाता है तो क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर कर लिया जाता है। इनफॉर्मल, ये इंटरव्यूज़ होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं एंड रिलेटिवली चीप होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो ये होता है कि कैन बी वेरीड टू सूट द कॉन्टेक्स्ट। इंटरव्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट को सूट करने के लिए। ठीक है। इश्यूज़ कैन बी एक्सप्लोर्ड मोर फुली, इसमें हम ये इशू को मोर फुली एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैन इलिसिट यूजर्स व्यू एंड आइडेंटिफाई द अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंटरव्यूज़ के एडवांटेजेस ये हैं। फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। वेरी सब्जेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग। इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव, यानी कि हमने जब हम किसी चीज़ का, किसी यूज़र का इंटरव्यू करें तो हम उसके इंटरव्यू एक ख़ास टॉपिक के बारे में करेंगे। हमारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, इंटरव्यूज़ में जो होता है इसका ये एडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंटरव्यूज़ को फर्दर देखें तो इंटरव्यूज़ में यह आ सकता है कि इंटरव्यूज़ की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और द सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ इन्वॉल्व द फिक्स सेट ऑफ द क्वेश्चंस विच द रिसर्चर आस्क्ड टू अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं
जिसमें हम यूज़र से पूछते हैं। कॉमनली रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू चूज़ एन आंसर फ्रॉम अ फिक्स सीरीज़ ऑफ द ऑप्शन। जैसा कि मतलब इसमें ये होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कि यूज़र को कहा जाता है कि वो एक मतलब कि सीरीज़ और ऑप्शन में एक अपने आंसर को चूज़ कर ले, गिवन बाय द इंटरव्यूअर, जो कि उसे इंटरव्यू ने दिया है। दिस फॉर्म ऑफ द इंटरव्यूज़ आर वेरी सिमिलर इन अ फॉर्म टू क्लोज द क्वेश्चन। ये जो फॉर्म है इंटरव्यू की, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है किसकी तरह की, क्वेश्चन रेज की तरह। ठीक है, क्वेश्चन रेज आर द देन हमारे पास जो क्यूरी टेक्निक्स की सेकंड टाइप है वो हमारे पास है क्वेश्चन रेज। तो ये क्वेश्चन रेज हमारे पास क्या होते हैं कि सेट ऑफ द फिक्स क्वेश्चंस गिवन टू द यूज़र। क्वेश्चन रेज ये होते हैं, ये सेट है ऑफ द फिक्स क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन का एक सेट होता है जो कि हम यूज़र को देते हैं। क्वेश्चन रेज में ये होता है कि हम एक जैसा कि फॉर्म मतलब कि उसमें हम उसकी डेट ऑफ बर्थ ये वाली चीज़ें सारी उसको दे देते हैं, फिर वो हमें मतलब इस तरह का ये इंटरव्यू होता है। उससे हम उसका नाम, उसका फादर नेम, उसमें हम फिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन रेज का होता है। क्विक के अंदर इस सर्च इज लार्ज यूज़र ग्रुप। ठीक है, एडवांटेजेस क्वेश्चन रेज के ये हैं कि ये क्विक होता है और रिसर्च करता है लार्ज यूज़र ग्रुप को। कैन बी एनालाइज मोर रिगरेसली, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं मोर रिगरेसली। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि लेस फ्लेक्सिबल, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, लेस प्रोबिंग। ठीक है, देन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल मेथड्स। फिजियोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो आए हैं वो आया है आई ट्रैकिंग, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। आई ट्रैकिंग, अगर फिजियोलॉजिकल मेथड्स में हम देखें तो उसके पास हमारे पास दो मेथड है, आई ट्रैकिंग एंड द फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स। तो आई ट्रैकिंग जो हमारे पास है वो ये है कि आई ट्रैकिंग हेड और द डेस्क माउंटेड इक्विपमेंट ट्रैक्स द पोजीशन ऑफ द आई। ये आई ट्रैकिंग क्या है कि ये हेड है या डेस्क माउंटेड इक्विपमेंट है जो कि ट्रैक करता है पोजीशन ऑफ आई को, जो कि पोजीशन ऑफ आई को ट्रैक करता है। ठीक है, आई मूवमेंट, आई की जो हमारी हम आई मूवमेंट होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ द कोग्निटिव प्रोसेसिंग अ डिस्प्ले रिक्वायर्स। मेजरमेंट्स इंक्लूड्स फिक्सेशंस, आई मेंटेन्स stable positions, number and the duration indicate level of the difficult with the display। मेजरमेंट्स इंक्लूड मतलब कि आई ट्रैकिंग के मेजरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, फिक्सेशन, स्केट्स एंड द स्कैन पाथ। फिक्सेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो आई होती है वो मेंटेन करती है स्टेबल पोजीशंस को। ठीक है, नंबर एंड द ड्यूरेशन, जो नंबर है या ड्यूरेशन है वो इंडिकेट करती है हमारी डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को विद द डिस्प्ले के साथ। स्केट्स क्या है कि ये रैपिड आई मूवमेंट है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट टू द अनदर। स्केट्स में हमारे पास क्या है कि ये हमारी हरकत होती है, हमारी आई की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट टू अनदर पॉइंट। स्कैन पाथ, मूविंग स्ट्रेट टू अ टारगेट विद अ शॉर्ट फिक्सेशन एट द टारगेट इज़ ऑप्टिमल। ठीक है, तो आई ट्रैकिंग हमारे पास ये थी। आई ट्रैकिंग में हमारे पास क्या है कि ये हेड और द डेस्क माउंटेड इक्विपमेंट है जो कि ट्रैक करता है हमारी पोजीशन ऑफ आई की। ठीक है, तो इसके मेजरमेंट में हमारे पास है पोजीशंस, फिक्सेशन, स्केट्स and the scan part. Eye tracking is a technique whereby an individual's eye movements are measured so that the researcher knows both where a person is looking at any given time and the sequence। ठीक है, आई ट्रैकिंग क्या है कि ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ पर अगर हम इसको सादा अल्फाज में पढ़ें ना तो ये है कि आई ट्रैकिंग क्या होती है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंडिविजुअल्स मतलब कि किसी पर्सन के आई मूवमेंट को मेजर किया जाता है ताकि रिसर्चर जो है वो जान सके कि यूज़र वेयर आ पर्सन इज़ लुकिंग, कहाँ पर यूज़र देख रहा है एट एनी गिवन टाइम, मौजूदा वक्त में, एंड द सीक्वेंस में, इन विच द पर्सन's आइज आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। An eye tracking system records how the eyes moves while a subject is completing a task, for example on a website। By analyzing these eye movements we are able to give an object insight into the behavior of that person। ठीक है, आई ट्रैकिंग बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें ये देखा जाता है कि जिसमें हम किसी भी पर्सन की आई मूवमेंट को मेजर करते हैं ताकि रिसर्चर जान सके कि यूज़र किसी भी गिवन टाइम में या सीक्वेंस में कहाँ देख रहा है। ठीक है, देन फिर हमारे पास आया फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, इमोशनल रिस्पॉन्स लिंक टू द फिजिकल चेंजेस। इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो
लिंक्ड होते हैं फिजिकल चेंजेस से। दीज में हेल्प टू डिटरमाइन द यूजर्स रिएक्शंस टू एन इंटरफेस। मेजरमेंट, इसके मेजरमेंट में इंक्लूड क्या क्या है? हार्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, इन मसल्स। ठीक है, इसके मेजरमेंट में हमारे पास है हार्ट एक्टिविटी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम एंड द पल्स। एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है? गैल्वेनिक, स्किन रिस्पॉन्स यानी GSR। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मसल में इलेक्ट्रोमायोग्राम यानी EMG एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन electroencephalogram EEG. Some difficulty in interpreting these psychological response, physiological responses, more research needed. ठीक है, then फिर factor distinguishing evaluation techniques. We can identify at least 8 factors that distinguish different evaluation techniques and therefore help us to make an appropriate choice. These are, हमारे पास 8 फैक्टर हैं जो कि एवेल्यूशन टेक्निक को डिस्टिंग्विश करती हैं। द स्टेज इन द साइकिल एट विच द एवेल्यूशन इज कैरीड आउट, साइकिल में वो स्टेज जहाँ पर एवेल्यूशन को कैरीड आउट किया जाता है। द स्टाइल ऑफ द एवेल्यूशन, एवेल्यूशन का स्टाइल। द लेवल ऑफ द सब्जेक्टिविटी और द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेक्निक। द टाइप ऑफ द मेजर्स provided, the information provided, the immediacy of the response, the level of the interface implied, the resources required. ये था हमारा लेक्चर नंबर 16 ऑफ ACI।